कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। गुजरात चुनाव के नतीजे करीब करीब अब कंफर्म ही समझ लीजिए कि गुजरात में बीजेपी को 150 से ज्यादा सीट, यानी कि गुजरात में बम्पर जीत की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस की बात करें जो पिछले चुनाव में 77 सीट लाई थी और वो इस बार 20 का भी आंकड़ा क्रॉस करती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं आम आदमी पार्टी 6 के आसपास सीट लाती हुई नजर आ रही है। पर उसके पहले ही बीजेपी की बड़ी जीत को लेकर गुजरात के अलग अलग जगहों पर जोर शोर से जश्न का माहौल भी शुरू हो गया है। ये आप गांधीनगर की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पे पार्टी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ता जो है वो झूमते गाते नाचते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ शपथ ग्रहण की भी तैयारी शुरू हो गई है। खबर ये सामने आ रही है कि गुजरात के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दे, शाम ठीक 6 बजे के करीब करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, सभी का शुक्रिया अदा करेंगे। पर ऐसा क्या हुआ, बीजेपी का जादू ऐसा क्या चला और अरविंद केजरीवाल के सारे दावे खोखले क्यों साबित हुए, इसी को समझेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, जीत तो सबको नजर आ रही है पर हार के पीछे की वजह क्या है? आम आदमी पार्टी की इतनी बुरी स्थिति क्यों हो गई? देखिए, जीत और हार के बीच का जो फासला है वो महत्वपूर्ण इस बात को लेकर है कि गुजरात में चुनाव हो रहा था और गुजरात का चुनाव सिर्फ एक स्टेट असेंबली का चुनाव नहीं था, बल्कि ये चुनाव था पूरे हिंदुस्तान का। पूरे हिंदुस्तान में जो चुनाव जीतकर बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाले नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्हीं के लिए ये चुनाव था। क्योंकि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं और जो गुजरात चुनाव में दम लगा रही थी, जैसे अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश से अपने आप को सरेंडर कर दिया। वो वहां पर प्रचार में जोर नहीं लगाए, लेकिन गुजरात गए हुए थे। गुजरात जाने के पीछे एक दूसरा मकसद था कि वो 2024 के लिए दावेदारी पेश कर सकें, क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर कई सवाल उठ रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों के ये नेता चुने जा सकते हैं या नहीं। उनके जो छवि है या उनकी क्षमता है उसके ऊपर छोटे छोटे पार्टियों, रीजनल पार्टियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी दावेदारी पेश कर रही थी, लेकिन उनकी दावेदारी भी जब भ्रष्टाचार के आरोप ज्यादा से ज्यादा लगने लगे, बंगाल के नेताओं के ऊपर शिक्षक घोटाला हुआ, तो उसके बाद ममता बनर्जी ने चुप्पी साध ली और उनको भी लगने लगा कि अब दावेदारी पेश करेंगे तो कोई दूसरी पार्टी हमें समर्थन नहीं देगी। इसी बीच महाराष्ट्र में जो एक और नई सियासत चल रही थी और शरद पवार भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ब्रेक लग गया। इस बीच इनको लगा, अरविंद केजरीवाल को, कि गुजरात में अगर अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने वाले उन नेताओं में शामिल हो जाएंगे और सबसे ऊपर के पायदान पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि गढ़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन यही सवाल है कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति दिल्ली से गुजरात जाते जाते कैसे बदल गई। उन्होंने देखा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करना है, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करना है, तो इसके लिए हमें उस ब्रिगेड में शामिल होना पड़ेगा जिसे हिंदू विरोधी कहा जाता है। यानी कि जो पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू विरोधी ब्रिगेड बना है, वो उस ब्रिगेड के मुखिया बनने की कोशिश करने लगे। और गुजरात के उनके नेता जो गोपाल और इटालिया थे और ईशुदान गढ़वी थे, ये गोपाल इटालिया ने शुरुआत इसी स्तर पर की कि यहां पर आम आदमी पार्टी की छवि एक मुस्लिम समर्थक के तौर पर बने और उससे एकजुट होकर मुसलमान वोट देंगे आम आदमी पार्टी को। जैसे दिल्ली में टैक्टिकल वोटिंग की गई थी, कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई और यहां पर
जो मुस्लिमों का वोट था वो एक तरफा आम आदमी पार्टी को गया। तभी वो हिंदुओं के खिलाफ लगातार कई बयानबाजी करते नजर आए, जिसको लेकर जमकर राजनीति हुई। पहले सीएम का चेहरा बनाया गया, उसके बाद उनको हटा दिया गया। तो क्या गोपाल इटालिया ने जो हिंदुत्व का कार्ड, एंटी हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश की, उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है? बिल्कुल हुआ है, क्योंकि जैसे ही इटालिया ने हिंदुत्व विरोधी अपने बयान शुरू किए, उसके बाद शुरुआती दौर में तो आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को लगा कि इससे फायदा होने वाला है, लेकिन जैसे ही उनके पोस्टर फाड़े जाने लगे, उनके खिलाफ नारेबाजी होने लगी, तो वो पलटी मार गए। उनको लगा कि बैलेंस बना के चलना चाहिए दिल्ली की तरह। जैसे दिल्ली में इन लोगों ने पहले मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई और उसके बाद जैसे ही एक गुस्सा सामने दिखाई पड़ने लगा तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए सुंदरकांड का पाठ अलग अलग वार्ड में करने लगे। तो वही रणनीति उन्होंने वहां पर बनाया कि एक तरफ मुस्लिम भी संतुष्ट हो जाए कि हम आम आदमी पार्टी के साथ रहेंगे, दूसरी तरफ हिंदुओं को भी लगे कि नहीं भाई ये हमारे खिलाफ नहीं है, मुस्लिमों का साथ और चाहिए। उसी बीच अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दे दिया था कि भाई हमें नोटों में गणेश लक्ष्मी की फोटो चाहिए, तो वहीं से मुस्लिम नाराज हो गए। बिल्कुल, ये जो स्थितियां बनी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि गुजरात और दिल्ली में अंतर है। गुजरात की राजनीति अलग दिशा में चलती है और दिल्ली की राजनीति अलग दिशा में चलती है। यहाँ अलग अलग पॉकेट्स हैं, अलग अलग वर्ग हैं, और दिल्ली में सोचने का तरीका अलग है कुछ लोगों के, जो बनाए गए हैं ये परसेप्शन। लेकिन राजीव जी, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, ये जो आंकड़े हम अभी दिखा रहे हैं, हालांकि अब इसमें अंतर की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, 1-2 सीटों का फासला हो सकता है, पर बीजेपी इतनी बम्पर जीत, मतलब वो अपने खुद के रिकॉर्ड को तोड़ गई। पिछली बार 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी बीजेपी, पर ऐसा क्या नरेंद्र मोदी का मैजिक चला, ऐसा क्या अमित शाह ने बड़ा खेल कर दिया कि 155 और ये बढ़ भी सकता है? देखिए, ये स्थितियां इसलिए बनी क्योंकि एग्रेसिव वोटिंग वहां पर ज्यादा हुई। ये जो पहले से 2014 में भी ये माना जाता है कि एक छवि बनाई जाती है और दूसरे लोग उस छवि को और गढ़ देते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी को जब प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था तो उस समय विपक्ष और खासकर कांग्रेस ने उनकी एक छवि गढ़ने की कोशिश की, ये निगेटिव छवि गढ़ने की कोशिश की थी कि ये मुस्लिमों के हत्यारे हैं, ऐसी छवि गढ़ने की कोशिश की। लेकिन दूसरे तरफ उनकी निगेटिव छवि दूसरे स्तर पर मोदी के लिए पॉजिटिव बन गई और वो हिंदू हृदय सम्राट बन गए। ऐसी स्थिति आ गई कि उनको लगने लगा कि जिस तरीके से कांग्रेस और सारी विपक्षी पार्टियां उनको बनाने की कोशिश की जा रही है, वो कोशिश अलग हो गई। और इस बार के गुजरात चुनाव में भी इन लोगों ने यही कोशिश की थी। जब अरविंद केजरीवाल के वो पहले के भाषण दिखाए गए, बताया गया कि यही अरविंद केजरीवाल है जो बार बार गुजरातियों को गाली देता था, आलोचना करता था, बार बार कहता था कि गुजरात से 2 लोग आए और दिल्ली पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनको दिल्ली से भगाना है। तो गुजरात की जो गौरव की बात है, वहां पर भी एग्रेसिवनेस बढ़ेगी। और उन लोगों ने सोचा कि ये लोग भी, ये जो चुनाव है गुजरात विधानसभा का, ये गुजरात के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है, इसका इस्तेमाल ये आगे कर सकते हैं, इसलिए इनको ऐसे सबक सिखाओ कि बाद में गुजरात आने से इनकी रूह कांप जाए। पीएम मोदी के मां के बारे में भी अपशब्द बोलना। लेकिन एक चीज और समझेंगे, ये जो 18 का आंकड़ा नजर आ रहा है, वोटिंग गई कहां? सारी बीजेपी के पक्ष में चली गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी को तो कोई वोट नहीं मिला। पिछली बार जो 77 इनके खाते में सीट आए थे, इनके जो वोटर्स थे, इनके जो कोर वोटर थे, जो इतने सालों से इन्हें वोट करते हुए नजर आ रहे थे कांग्रेस को, उनका भी वोट बीजेपी को चला गया। देखिए, ये बिखराव हुआ है, थोड़ा बिखराव तो हुआ, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच कुछ वोट बटे हैं। जैसा कि जो वोटिंग परसेंटेज के, वोट शेयर के आंकड़े दिखा रहे हैं, 12-13% जो आम आदमी का पार्टी को वोट मिले हैं और कांग्रेस को 20 से 25% के बीच मिले हैं। तो वो 25%, 26% वोट, उसके जो 35 से 40% वोट कांग्रेस के थे, उसमें से कुछ वोट गए आम आदमी पार्टी में और कुछ भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर हुए, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक वर्ग विशेष यानी पटेलों की थोड़ी नाराजगी थी और उस नाराजगी के कारण वो लोग कांग्रेस के साथ चले गए थे, जो फिर से वापस आए। हार्दिक पटेल के जाने का फायदा हुआ। देखिए, हार्दिक पटेल बड़े नेता हैं और उस समय ये कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई थी उस समय कि हार्दिक पटेल के
जो पाटीदार संयोजक दल है उसके कुछ नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन फायदा मिला सिर्फ हार्दिक पटेल का। हार्दिक पटेल चेहरा थे और पटेल समुदाय के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की लगातार बैठकें हुई, वहां पर पटेल सीएम हैं, कैबिनेट में पटेलों का ठीक ठाक वर्चस्व है और ईवीएस का कोटा जो ईडब्ल्यूएस का मिला, इन सारे चीजों को जोड़ दें और दूसरी तरफ जो एक छवि गढ़ने की कोशिश की गई, एंटी हिंदू ब्रिगेड जो एक हुए, उससे लगने लगा कि अगर इस बार बिखराव होगा तो फिर अब कोई हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और यही कारण है कि अभी 50% से ऊपर वोट भारतीय जनता पार्टी के, 53-54% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं और जो बचे हुए वोट हैं वो अलग अलग पार्टियों की, छोटी पार्टियों की बात करते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी जितने अग्रेसिव तरीके से चुनाव लड़ रही थी, ये 6 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी को कोई जानता भी नहीं है कि गुजरात में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो 1 सीट पर आगे चल रही थी। अन्य में उन्हीं पार्टियों के बारे में है। भारतीय ट्राइबल पार्टी है वहां पर, वो भी चुनाव लड़ रही है, उसको भी 1-1.5% वोट मिल जाता है। तो इन पार्टियों में स्थानीय स्तर पर कुछ वोट इधर उधर गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये एक सबक है इन लोगों के लिए और गुजरात के लोगों ने दिखा दिया कि अगर आप लोग हिंदुओं के विरोधियों को इकट्ठा करके भाजपा के खिलाफ अभियान चलाओगे तो भारतीय जनता पार्टी उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। मतलब गुजरात में एक हिंदुत्व का मुद्दा बहुत बड़ा फैक्टर रहा। बिल्कुल रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में बीजेपी की जश्न की पूरी तैयारी तो है, लेकिन खबर शपथ ग्रहण को लेकर भी आ गई है कि 10 या 11 तारीख को भूपेंद्र जी शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की। वहीं आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शाम को पीएम मोदी पहुंचेंगे कार्यालय, पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, संबोधित करेंगे। और आप जो अभी आंकड़े देख रहे हैं, 154 बीजेपी, कांग्रेस 19, आम आदमी पार्टी 6 और अन्य के खाते में 3 सीटें हैं। इसमें थोड़ा बहुत जरूर बदलाव हो सकता है, 1-2 सीटों का और अंतर होगा। हो सकता है कि बीजेपी 160 तक भी चले जाए, आम आदमी पार्टी और खिसक जाए, या कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ भी जाए, घट भी जाए, बस कुछ ही सीटों का अंतर होगा। लेकिन ये फाइनल आप समझ लीजिए कि बीजेपी की प्रचंड जीत गुजरात में होने जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।